हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम स्टूडेंट है सेमेस्टर थर्ड के, जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है हिस्ट्री, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं, ये क्लासेस हमारी थर्ड होने जा रही है। तो बाकी की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में आने के चांस काफ़ी ज़्यादा है और पूरे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई। ये 25 पेज की पीडीएफ अगर किसी भी स्टूडेंट को चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो इससे पहले क्लासेस में हमने क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट करा चुके हैं चैप्टर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। इसमें जो आपका चैप्टर सेकंड है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो आपका क्वेश्चन है, पुनर्जागरण के दौरान विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियों और विभिन्न दर्शन शास्त्र में विकास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अगला वाला हम क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो देख लीजिए। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि आपको हमने दिखा दिए। देखिए, क्वेश्चन जो हमारा इस वीडियो का है, हम क्वेश्चन नंबर 4 आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को आकार प्रदान करने में पुनर्जागरण के प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या बताना है, जो पुनर्जागरण है उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा लोगों के ऊपर, वो आपको बताना है लोगों के जीवन में। और इसमें देखिए, पुनर्जागरण का प्रभाव, पुनर्जागरण के प्रसार के फलस्वरूप मानव जीवन में होने वाले विभिन्न परिवर्तन का संक्षिप्त वितरण निम्नलिखित है, मतलब दीजिए। तो देखिए, मतलब कि जो मानव जीवन है उसके जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़े, वही है। आपको सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंजिंग किया गया, दोनों एक ही क्वेश्चन है, इस टाइप से आ सकता है पेपर में। अब देखिए, क्वेश्चन पता चल गया, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका आर्थिक दशा और व्यापार में प्रगति। तो देखिए, पुनर्जागरण काल के कारण ही यूरोपीय नाविक नए नए भौगोलिक क्षेत्र देशों की खोज में सफल हुआ। तो जो ये पुनर्जागरण काल था, इसी कारण जो आप कह सकते हैं कि जो नए नए देश होते हैं ना, उनके भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, उनकी खोज में लोग सफल हुए थे यूरोपीय। ठीक है, नए देशों के बाजार तथा कच्चे मालों की उपलब्धि के कारण यूरोपीय देशों के व्यापार तथा उद्योग में बहुत अधिक प्रगति हुई। तो जो नए देश शामिल हुए बाजार में और कच्चे माल के अकॉर्डिंग उनकी उपलब्धि हुई, इसके कारण ये हुआ ना कि जो देश है यूरोपीय देश, उनको व्यापार में बहुत ही ज़्यादा प्रगति, मतलब बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ और बहुत ही आगे प्रसिद्ध हुए। यूरोप में आर्थिक विकास होने से वहाँ की संपदा तथा वैद्य बढ़ गई। यूरोप के सभी देश व्यापार बढ़ाने तथा धन कमाने में लग गए और उन्होंने अनेक उपनिवेशों की स्थापना की। तो जो यूरोप के लोग हैं, सबसे ज़्यादा व्यापार और धन कमाने की ओर आगे बढ़े और उन्होंने बहुत सारे जो उपनिवेश होते हैं ना, उनकी स्थापना की थी। औद्योगिक नगरों की स्थापना और विकास ने व्यापार तथा उद्योगों को बढ़ा प्रोत्साहन दिया। व्यापार की उन्नति के कारण समाज में मध्य वर्ग का जन्म हुआ। तो जो व्यापार के कारण ये जो समाज में कौन से मध्य वर्ग, मतलब जो बीच के मिडिल क्लास होते हैं, उनका जन्म हुआ था। पुनर्जागरण ने यूरोप में वाणिज्यवाद को जन्म दिया। अतः यह कि देशों में अधिक न्याय द्वारा स्वयं एकत्र करने की प्रवृत्ति बढ़ गई और मध्यम वर्ग धीरे धीरे प्रभावित होता चला गया। तो देखो, जैसे कि आपको पता है कि जो नए देश का उदय हुआ, मध्यम वर्ग का कह सकते हैं, और उसमें जो वहाँ पुनर्जागरण के द्वारा यूरोप में ये हुआ था कि वहाँ पर व्यापार की सुविधा काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और लोग एक दूसरे देश में व्यापार करने लगे, आयात निर्यात करने लगे, जिससे उनकी प्रगति भी बढ़ गई और वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा विश्व में फैल गए, प्रभावित बन गए। ठीक है, तो ये इसका आर्थिक दशा कह सकते हैं और व्यापार में प्रगति, मतलब व्यापार को उनको बढ़ावा दिया गया, मिला। अब सेकंड पॉइंट है सामाजिक जीवन में प्रगति, मतलब उनके समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़े, ये आपको बताना है। ठीक है, पुनर्जागरण के कारण यूरोप के लोगों के जीवन तथा विचारों में व्यापक परिवर्तन हुआ। नए विचारों ने अंधविश्वास का अंत करके उन्हें सामाजिक जीवन के प्रति नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया। तो देखो, पुनर्जागरण आया, उससे क्या हो कि जो यूरोप के लोग थे, पहले ये अंधविश्वास की भावना रखते थे अपने अंदर, लेकिन जैसे जैसे नए नए विचार आए ना, तो अंधविश्वास को खत्म कर दिया। प्लस वो अपने सामाजिक जीवन के प्रति जो उनको संचेत किया गया, उनके वैज्ञानिक दृष्टि दी गई, जिसके कारण वो अपने अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, समाज से समानतावादी प्रथा समाप्त हो गई। तो ये जो समाज में समानतावादी प्रथा थी, इसको भी खत्म किया गया। समाज में एक नए वर्ग के माध्यम वर्ग का उदय होने के लोगों में राष्ट्रीय भावना का तीव्रता से विकास हुआ। तो मतलब कि जो मध्यम वर्ग है, उसका उदय होने से लोगों में राष्ट्रीय की भावना का विकास हुआ है।
शिक्षा के प्रसार ने भी समाज में नए विचारों को जन्म दिया। तो जो शिक्षा का क्षेत्र है वो भी विकास किया, वो उसका भी प्रसार पूरे विश्व में फैलने लगा। समाज में नवीन जागृत और चेतना उठी है। लोग राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए। तो लोगों ने अपने जो राजनीतिक अधिकार होते हैं उसके प्रति संचेत जागरूक हो गए, अपने अधिकार को पहचानने लगे। लोगों ने सामाजिक कुरीतियों तथा अंधविश्वास के गत से मिलकर सुसंस्कृत जीवन को ग्रहण किया। मतलब लोग क्या किए, जो अंधविश्वास होती है, जो बुराइयां होती है, इन सबको त्याग दिया और एक अच्छा जीवन यापन जीने का तरीका को ग्रहण किया। भौगोलिक खोजों के कारण विश्व के लोग एक दूसरे से निकट आ गए। जो भौगोलिक होते हैं उसके कारण क्या हुआ कि जो लोग एक दूसरे के करीब आने लगे, एकता की भावना आने लगी दोनों में, ठीक है। इससे समाज में मैत्री और सहयोग का वातावरण उत्पन्न हो गया। तो मैत्री और सहयोग मतलब वही एकता की भावना हो गई दोनों में कि मतलब मिलजुल के रहेंगे। जनसाधारण में विज्ञान और रुचि बढ़ गई तथा समाज में अशिक्षा और अज्ञातता दूर हो गई। तो ये जो आप कह सकते हैं जनसाधारण मतलब कि पूरे समाज में लोग एक दूसरे के करीब आने लगे, रोज पढ़ने लिखने के अकॉर्डिंग रुचि बढ़ गई और लोग अशिक्षित जो समाज था वो ख़त्म होने गया, वो दूर होता चला गया, लोग शिक्षित होने लगे। तो ये आपका सेकंड पॉइंट था। ये आपका थर्ड पॉइंट है। देखिए धर्म पर प्रभाव कि मतलब धर्म के क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है इसका। तो देखिए पुनर्जागरण के फलस्वरूप यूरोप के धार्मिक जीवन में भी अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। मध्य युगीय धार्मिक अंधविश्वास और मान्यताओं का खंडन किए जाने लगा। तो देखो क्या हुआ कि जो पुनर्जागरण आया उसके बाद जो धार्मिक जीवन होता है उसमें भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। जो मध्य युग की जो धार्मिक अंधविश्वास होती है, मान्यता होती है, उसका खंडन किया गया, मतलब उसको खत्म करने गया, अंधविश्वास को खत्म किया गया, ठीक है। धर्म में पर्याप्त सुधार हुआ और प्रोटेस्टेंट धर्म में महत्व बढ़ने लगी। तो मतलब धर्म में बहुत सारे सुधार हुए। इस्लाम धर्म के बढ़ते प्रसार ने ईसाई समाज को अपने धर्म की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए बाध्य कर दिया। तो आप देख सकते हैं जो इस्लाम धर्म है उसका प्रचार बढ़ने लगा, लेकिन लोगों ने क्या किया, जो अपने ईसाई धर्म को अपने पूरी उसकी रक्षा के लिए लोग एकजुट हुए और संघर्ष किए और उसके लिए अपना प्राप्त किया, ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन में अम्बेडकर पाखंड, भ्रष्टाचार तथा अन्याय के विरुद्ध कठोर कदम उठाए। तो देखो जो धर्म सुधार आंदोलन था उसमें बहुत सारे जो आप कह सकते हैं नेता लोग हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार के अन्याय के खिलाफ बहुत सारे कदमें उठाए और लड़ाई के विरुद्ध कार्य किया। इस प्रकार धर्म के क्षेत्र में व्यापक कुप्रथाएं समाप्त हो गई। मतलब कि जितनी भी बुराइयां थी उस धर्म के अकॉर्डिंग सभी समाप्त हो गई, खत्म हो गई। इसके फलस्वरूप चर्च की निकुशता का भी अंत हो गया। वस्तुतः पुनर्जागरण के फलस्वरूप धर्म का उजागर स्वरूप निकलकर सामने आया। इस दिशा में मार्टिन लूथर तथा जन जैसे समाज सुधारकों ने धर्म को प्रसिद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो धर्म सुधार आंदोलन है इसके अकॉर्डिंग जो पुनर्जागरण के द्वारा बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे समाज सुधारों को बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ, ठीक है गाइस। तो ये इसका पॉइंट है। अब इसका 4 पॉइंट है भाषा और साहित्य का प्रभाव क्या पड़ा। तो देखिए पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण प्रभाव भाषा और साहित्य के क्षेत्र में भी पड़ा था। पुस्तकों की छपाई के कारण ज्ञान का कार्य तेजी से के साथ हुआ और लोगों के दृष्टिकोण की तीव्र गति में परिवर्तन आया। मतलब कि जैसे आपको भाषा छपाई कह सकते हैं, आप किताबें नई नई छपने लगी होगी, लोग पढ़ते होंगे, समझते होंगे, उसमें तेजी से उनका विकास और दृष्टिकोण भी चेंज हुए, उनकी गति, ठीक है। 5 पॉइंट है राष्ट्रीयता का विकास। पुनर्जागरण के फलस्वरूप यूरोप में नए राज्यों के उत्कर्षण के साथ साथ राष्ट्रीयता की भावना भी जगत हुई। समानतावाद का अंत हो जाने से एक और शक्तिशाली राजसत्ता का उदय हुआ, वहीं दूसरी ओर जनता का महत्व भी बढ़ा। तो मतलब कि जो समानतावाद है वो खत्म हो चुका है, जिसके कारण जनता का महत्व बढ़ गया और लोगों में राष्ट्रीयता की भावना भी आने लगी एक दूसरे के प्रति, देश के प्रति अपने, ठीक है। तो ये गाइस क्वेश्चन था जो कि हमने आपको बताया। इसके प्रभाव के अकॉर्डिंग आ सकता है मानव जीवन पर इनके प्रभाव क्या पड़े जो पुनर्जागरण के अकॉर्डिंग। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली में पुनर्जागरण के उद्भव के कारण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मतलब आपको बताना है कि जो इटली देश है उसमें पुनर्जागरण कैसे आया, उसका विकास कैसे हुआ, वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको इसी वीडियो में हम कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आपको परिचय लिखना है, तो क्या लिखेंगे। प्राचीन समय में मनुष्य का जीवन खुशहाल था, किंतु मध्य युग को अंधकार का युग कहा गया क्योंकि इस काल में यूरोप में समानतावादी प्रथा कायम हो गई थी, जिस कारण से मनुष्य के विचारों की स्वतंत्रता खत्म हो गई। मध्य यूरोप में एक नई चेतना का विकास हुआ जिसमें मनुष्य को अंधविश्वास के युग से निकालकर उसे आधुनिकता काल की ओर आगे बढ़ाया। इसी नई चेतना को पुनर्जागरण कहा गया।
तो देखो यहाँ पर बताया गया जो कि प्राचीन समय में जो मनुष्य का जीवन था मतलब अच्छा खासा चल रहा था, खुशहाल था। लेकिन वहाँ की अंधकार जो कहते हैं ना अंधविश्वास की जो भावना उस समय काफ़ी ज़्यादा थी और जो समानतावादी प्रथा कायम थी जिसके कारण जो मनुष्य के अधिकार होते हैं ना वो स्वतंत्र नहीं होते और मनुष्य अपने विचार को स्वतंत्रता को ख़त्म कर गई थी इनका। लेकिन जो मध्य युग के बाद एक नई चेतना का विकास हुआ जिसे जो मनुष्य को अंधकार से बाहर निकाली, जिसे आप ये कह सकते हैं आधुनिकता की ओर। आधुनिकता आई तो जिसमें लोग अपनी सोच विचार अपने उसके प्रति संचेत हुए, तो इसी को जो आधुनिकता आई है समाज में उसी को आप पुनर्जागरण के अकॉर्डिंग कहा जाता है, ठीक है। जिसका प्रमुख केंद्र बिंदु इटली रहा और जिसका जो पुनर्जागरण का केंद्र बिंदु मतलब कहाँ पर आधुनिकता का पहला कदम पड़ा, तो इटली में। पुनर्जागरण काल में मनुष्य का बौद्धिक विकास हुआ और वह धर्म के बंधनों से ऊपर उठकर तर्क और बुद्धि के आधार पर सोचने लगा था। तो जो पुनर्जागरण काल है उसमें क्या हुआ, मनुष्य का बौद्धिक विकास मतलब जो बुद्धि उसके दिमाग का विकास हुआ और वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपने बंधनों से मुक्त होकर मतलब अपने तर्क और बुद्धि के आधार पर वो सोचने समझने की क्षमता उसके अंदर आ चुकी है। तो ये था इसका परिचय। अब देखिए पुनर्जागरण का अर्थ। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ है फिर से जगाना, मतलब कि फिर से किसी भी चीज़ को जगाना। आप कह सकते हैं ना कि कोई अपना नया चीज़ करना, किंतु इसका सोया हुआ व्यक्ति के नींद से जगने से नहीं है बल्कि वह मनुष्य के बौद्धिक विकास है। देखो इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति सो रहा है नींद में तो उसे जगा दे तो पुनर्जागरण आ जाए। इसका मतलब है कि जो मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ना उसकी बुद्धि को इस्तेमाल करने से है, कि उसका बौद्धिक विकास करने से है, ठीक है। पुनर्जागरण में न केवल प्राचीन यूनियन और इस रोमन सभ्यता की गौरवशाली विशेषता बल्कि आधुनिक युग की भी कई विशेषता दिखाई देती है। तो मतलब देखो ये जो आप सभ्यता कह सकते हैं इसकी जो विशेषता इसके अकॉर्डिंग जो आधुनिक काल की विशेषता भी इसमें दिखाई देती है। पुनर्जागरण की शुरुआत सबसे पहले इटली में हुई, फिर उसके बाद जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस और अन्य यूरोपीय राष्ट्र में बढ़ा। तो सबसे पहले जो आप कह सकते हैं पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ पर हुई है, तो इटली में हुई है। उसके बाद जो अन्य देश है जैसे यहाँ पर फ्रांस, इंग्लैंड, इन सब में भी इसकी शुरुआत होने लगी धीरे धीरे। तो ये आप परिचय में लिख सकते हैं इस टाइप से। अब देखिए जो इटली में पुनर्जागरण के उद्भव के कारण मतलब इसके जो विकास उदय के क्या क्या कारण थे उसके कुछ पॉइंट है जो निम्नलिखित है। देखिए इटली में पुनर्जागरण के उद्भव के निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। फर्स्ट पॉइंट है भौगोलिक स्थिति। इटली प्राचीन और पूर्वी दुनिया के भूमध्य सागर में स्थित था, जिस कारण से पश्चिमी और पूर्वी दुनिया के बीच होने वाले ज्ञान के आदान प्रदान का सबसे ज़्यादा लाभ इटली को प्राप्त हुआ। तो देखो जो भौगोलिक स्थिति के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि जो इटली देश है कहाँ पर स्थित था, जो पूर्वी पश्चिम के बीच में स्थित है, जिसके कारण जो वहाँ इन देशों में जो भी आदान प्रदान किया जाता था तो इसका लाभ किसको पड़ा, इटली को सीधे प्राप्त होता था, कि मतलब इसको सब खबर मिल जाती थी। सेकेंड पॉइंट है व्यापारिक समृद्धि। इटली की समृद्धि के कारण विदेशी व्यापार था तथा जहां अरब हैं वे एशिया से आने वाली वस्तुएं यूरोप से दूसरे देशों तक पहुंचती थी। तो मतलब कि जो इटली है ना उसका सबसे पहला कारण क्या था, विदेशी व्यापार था, जिसके कारण लोग अरब एशिया की आने वाली जो वस्तुएं होती है ना उसी देश से यूरोप से होकर देशों तक पहुंचती थी, बाकी देश कह सकते हैं। इटली इसलिए इटली में व्यापारिक समृद्धि थी जिसके कारण पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ और इटली में जो ये व्यापार के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा सुविधाएं थी जिसके कारण पूंजीवादी जो पूंजीपति लोग होते हैं उनका उदय हो चुका है, ठीक है। उन्होंने व्यक्तिगत काल और साहित्य व विज्ञान को संरक्षण किया था। तो इन्होंने क्या किया था, जो व्यक्तिगत आप कला कह सकते हो, साहित्य कह सकते हो, विज्ञान कहते हैं, इनके संरक्षण किया गया था, ठीक है। तो ये था और इनमें जो विचारकों की नई चेतना का भी विकास हुआ। थर्ड पॉइंट है इसका गौरवशाली रोमन सभ्यता। इटली के लोगों को वहाँ की रोमन सभ्यता से प्रभावित किया गया, तो जो उसकी सभ्यता से प्राचीन काल में रोमन सभ्यता एक समृद्ध साम्राज्य था जिसने इटली में पुनर्जागरण को मार्गदर्शित किया, जिसमें प्राचीन रोम जैसी महत्वता हुए अपने देश को गौरवशाली बनाने के विचार से इटली के लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने और चिंता करने तथा ज्ञान पाने के लिए प्रेरित किया। तो देखो इसमें गौरवशाली जो रोमन सभ्यता है इसका क्या बेनिफिट हुआ कि जो वहाँ की सभ्यता बहुत ज़्यादा ही प्रभावित थी, फैली हुई थी, और जो प्राचीन काल से लेकर जो रोमन साम्राज्य था उसमें बहुत ही ज़्यादा समृद्ध साम्राज्य माना जाता था। और ये जो पुनर्जागरण के अकॉर्डिंग इनको मार्गदर्शन भी दिया गया और इनकी महत्व को बढ़ा दिया और लोग अपने गौरवशाली तरीके से जो इटली में स्वतंत्र रूप से अपने सोच समझ के अपने विचारों को कर सकते थे, उसके द्वारा उन्हें ज्ञान पाने की जो लिए भी प्रेरित किया गया, ठीक है। तो ये पॉइंट था।
इसका आपका नेक्स्ट पॉइंट है पोप का योगदान। इटली में पोप का निवास था जो ईसाई संसार में प्रधान था, जिसमें कुछ पोप ने विभिन्न विद्वानों, कला और साहित्य को संरक्षण देकर पुनर्जागरण के विकास में अपना योगदान दिया। तो इन सभी में इन्होंने योगदान दिया, जिसके कारण पुनर्जागरण का भी विकास हुआ। ठीक है। उदारवादी समाज। इटली में समानतावादी प्रथा उतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए वहाँ के लोगों ने उदार प्रकृति थी। तो मतलब जो इटली है ना, वहाँ पर समानतावादी की जो प्रथा ज़्यादा मजबूत नहीं थी, जिसके कारण लोगों में उदार प्रकृति की जो भावना ज़्यादा थी और वो स्वतंत्र और विचार से अपने योगदान दे पाए, इसलिए इटली में पुनर्जागरण आसानी से और सबसे पहले हो गया। मतलब कि वहाँ के लोग स्वतंत्र थे और अपने विचारों को रख सकते थे, अपना योगदान दे सकते थे, इसलिए जो इटली में पुनर्जागरण मतलब आसानी से और सबसे पहले हो गया, क्योंकि वहाँ के लोग ना अपने प्रति संचेत है, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना जानते थे पहले से ही। अब देखिए इटली में पुनर्जागरण के उद्भव का मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में क्या लिख सकते हैं आप, ये देखिए। पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में होने का कारण पूर्वी और पश्चिम दुनिया का आपसी व्यापार इटली से ही होता है। मतलब कि जो पश्चिम और पूर्वी देश है उनमें जो आपसी व्यापार है, इसी का कारण था, पहला कारण। यह एक व्यापारिक केंद्र था और जिस कारण से यहाँ समृद्ध थी और वहाँ के लोगों को अन्य क्षेत्रों में अपनी सोच को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही थी। मतलब जो व्यापार के अकॉर्डिंग लोग अपना एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, अपने सोच को, विकास को वहाँ की विकसित करते हैं, उसको महत्वपूर्ण योगदान देते हैं इसके कारण। जिस कारण से वहाँ रहने वाले लोगों में सोचने समझने की क्षमता के विकास के कारण शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान, गणित, भूगोल के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया गया। मतलब कि उनके अपने सोचने समझने की क्षमता है, जिसके कारण काफ़ी सारे विकास हुए साहित्य में, कला में, शिक्षा में, विज्ञान में, इस सभी में। धर्मनिरपेक्षता, मानवतावादी और मध्य वर्ग की चेतना के विकास का इटली में मनुष्य का महत्व बढ़ता गया और इटली में पुनर्जागरण का पहला देश बना। तो ये इसके कारण इसका जो महत्व है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और इसमें पहला देश बना। ठीक है। बाद ये यूरोप के अन्य देशों में फैला और फिर यूरोप में पुनर्जागरण के परिणामस्वरूप आधुनिक युग की शुरुआत हुई। तो ये पूरे देश में यूरोप में फैल चुका है। इसके बाद ही जो आधुनिक युग की कह सकते हैं आपको, इसकी शुरुआत हुई है पुनर्जागरण का यूरोप में। ठीक है। अब निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इस प्रकार कहा जा सकता है कि इटली में उपयुक्त वर्णित कारणों और विशेषताओं के परिणाम स्वरूप पुनर्जागरण हुआ जो इटली के विकास में सहयोगी सिद्ध हुआ। तो मतलब कि इसी कारण से सभी जो इटली में इसका विकास हुआ और ये एक अच्छा साबित हुआ। तो गाइस ये क्वेश्चन था जो कि हमने आपको इस वीडियो के अकॉर्डिंग 2 क्वेश्चन के आंसर आपको करा दिए। अब देखिए गाइस आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, तो आप हमें बता सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं, देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर को हम एक्सप्लेन करें तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। प्लस अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को बाय करना कर सकते हैं। 26 पेज की पीडीएफ है, ज़्यादा पीडीएफ नहीं है, क्योंकि इस पीडीएफ को अगर आप 2 घंटे में अच्छे से पढ़ सकते हो और आप पढ़ के समझ भी सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।